ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का झरनों के बीच ससुराल। इसे यहाँ ऐसे लगाएंगे। मुझे लगता है कि हमारा घर आज बन जाएगा, क्योंकि कल ही हमने काफी काम निपटा दिया था। सुनिए, सभी लोग सुनिए, मुझे बताओ क्या मैं सीढ़ियाँ ऐसे बना दूं, यहाँ पत्थर से आती हुई? हाँ, ये सही है। भाभी, सारी दीवारें तो खड़ी हो गई हैं। चलिए अब अपना छप्पर भी डाल देते हैं। सभी ने ऐसे ही मिलकर काम किया और कुछ ही देर में उनका झरनों के बीच ससुराल बनकर तैयार हो गया। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि वो ठंड में झरनों के बीच रह रहे थे। चलिए जानते हैं। अरे कार्तिक, वहां जंगल में अंदर की तरफ एक सूखा हुआ पेड़ है, वहां से लकड़ी ला। देख, मैं भी वहीं से लाया हूँ। ऐसा क्या भैया? ठीक है गौरी, ये पत्थर हमारा ससुराल बनाने के लिए बिल्कुल सही है। बस अब इसके हिसाब से लकड़ी वगैरह इकट्ठा हो जाए तो हम अपना घर यहीं खड़ा करेंगे। ठीक है भाभी, और जरा ये देखिए, मैंने घर को और भी मजबूत करने के लिए ना ये रस्सी बनाई है। बहुत अच्छे। रोशनी ऐसे बोलकर अपने काम में लग गई। जंगल में झरनों के बीच में 5 बहुएं और उनके पति घर बनाने की जुगाड़ लगा रहे थे। कोई लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो कोई उन्हें काटता, कोई छप्पर बना रहा था तो कोई छप्पर को बांधने के लिए रस्सी। हर कोई काम में ही लगा हुआ था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसे में भी काम में ध्यान होने से उनमें से कोई भी ज्यादा सर्दी महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत कुछ भी आसानी से नहीं मिलने देती। बस ऐसा ही कुछ उन गरीबों के साथ भी हुआ। अचानक से झरने के सामने की नदी में लहर सी उठी और उसके पानी की ठंडी छींटों ने सभी को हल्का गीला कर दिया। सर्दी बेहिसाब थी और ऐसे में भीगने के बाद सभी के शरीर कांपने लगे। हे भगवान, कितना ठंडा था। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है जी। अरे, सारे कपड़े भीग गए। अगर 1 मिनट भी मैंने इन्हें और पहने रखा तो लगता है मेरा तो दम ही निकल जाएगा। कोई और कपड़े हमारे पास हैं क्या? कोई कपड़े नहीं है, अब तो कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा भाभी। चलिए, जिस तरह आदिवासी पत्तों के कपड़े बनाकर पहनते थे, हम भी वैसे ही बना लेते हैं। वैसे भी यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है और मजबूरी में अब ये करना ही पड़ेगा। तब तक मैं यहीं आग जलाता हूँ। इससे कम से कम थोड़ी गर्माई तो आएगी। शिवा ने वहीं से लकड़ी इकट्ठा की और 5 बहुएं गौरी की बनाई हुई रस्सी की मदद से पत्ते मिलाकर कपड़े बनाने लगी। थोड़ी सी ही देर में 5 बहुओं ने अपने और अपने पतियों के लिए पत्तों के कपड़े बनाकर तैयार कर दिए और वो सभी अपने गीले हुए कपड़ों को उतारकर पत्तों के कपड़ों में आ गए और गीले कपड़ों को उन्होंने सूखने को डाल दिया। अच्छा खासा हमारा काम चल रहा था, लेकिन पानी की लहर ने उठकर सब कुछ खराब कर दिया। हमारे कपड़े भीग गए और अब सर्दी ऐसे लग रही है जैसे जान ही ले लेगी। चुप कीजिए जी, कोई चीज जानवान नहीं लेगी। हाँ, ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना है, ना कि एक दूसरे के हौसले को गिराना है। आज हमारा काफी सारा काम हो गया है और अब तो शाम हो चली है। अब बाकी काम हम कल करेंगे। सही कहा भाभी, अब तो शरीर में ताकत भी नहीं बची और बहुत भूख भी लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन यहाँ इस जंगल और झरनों में क्या ही मिलेगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उदास क्यों होती हो? कुदरत में बहुत ताकत है। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो? यहीं झरने की झील है, इसमें मछली जरूर होंगी। मेरे पास एक आइडिया है। हमने जो छप्पर बनाने को जाल बनाया है वो रखा हुआ है। सुनिए जी, उस नदी में डाल दीजिए, उसमें मछली आ जाएंगी तो हम उन्हें खा सकेंगे। मलिका का जुगाड़ भी सभी को पसंद आ गया। उन्होंने अपना घर बनाने को जो छप्पर के लिए जाल बनाया था उसे नदी में डाल दिया। कुछ ही देर में उस जाल में काफी सारी मछलियां इकट्ठा हो गई, जिनको 5 पति पत्नी ने निकाला और आग पर सेक कर खाया। इसी में उन्हें रात हो गई और रात के वक्त झरना चमकने लगा। वो देखने में सुंदर और डरावना दोनों ही लग रहा था। रात होते होते यहाँ तो और भी ज्यादा सर्दी हो गई है। बड़े होते होते अपनों का चेहरा कैसे साफ साफ नजर आने लगता है ना। हमारे बड़े, जिन्हें हम इज्जत देते हैं, वो ही हमारे दुश्मन बनकर वार करते हैं। रोशनी की बात सुनकर सभी बहुएं अपने पिछले दिनों में खो गईं कि आखिर कैसे उनसे उनका घर छिना और उन्हें ऐसे जंगल में झरनों के पास आना पड़ा। बताया तो तुम्हें कि अब सब कुछ मेरा और मेरे पति का है, तो अब निकलो। चाची, आप बुरी हैं, ये तो मैं जानता था, लेकिन आप आस्तीन की सांप निकलोगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों किया आपने ऐसा? और चाचा जी, चलिए, ये तो दूसरे घर की नागिन थी। आपने भी जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमें तो आपने बचपन में अपने हाथों में पाला था ना, तो आज जब आप बाप का साया भी हमारे सिर से उठा तो आपने क्यों बेवफाई कर दी? क्यों तेरे इतने सवालों का जवाब दूं?
मैं तो बस ये जानता हूँ कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, समझे? अब निकलो 10 के 10 यहाँ से। सोनेश, ऋषि, शिवा, कार्तिक और रितेश, पांचों भाइयों के बाप की मौत हो गई थी। वो अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे कि एक दिन उनका चाचा उनके पास आया। उनका चाचा अच्छा इंसान नहीं था। उसने चालबाजी से अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम किया और अपने भाई के बेटों और बहुओं को घर से बेघर कर दिया। एक ही झटके में पांचों बहुओं और भाइयों का सब कुछ छिन गया। सर्दी का मौसम था, ऐसे में वो ठिकाने की तलाश में काफी भटके, लेकिन इंसानों की भीड़ ने उन्हें कहीं जगह नहीं दी। आखिर में कुदरत ने ही उन्हें अपनी बाहों में थामा और उन्होंने झरनों के बीच घर बसाने का फैसला किया। सब कुछ कितनी जल्दी हुआ ना। जो होना था वो हो गया, अब पछतावा कैसा। अब तो हमें अपना एक बेहतर कल बनाना है। चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लगेंगे। हम ऐसे नहीं सोच सकते। यहाँ आसपास जंगल है और ऐसे जंगलों के भेड़ियों का खतरा होता है। हमें जानवरों का कोई जुगाड़ करके सोना पड़ेगा। लेकिन हम जानवरों से क्या जुगाड़ करें? जानवर आग से डरते हैं, तो अच्छा रहेगा क्यों ना हम अपने आसपास आग जलाकर सोएं। उससे हमें गर्माई भी रहेगी और कोई जानवर भी पास नहीं आएगा। ऋषि ने जैसा बोला था वही जुगाड़ किया। उसने अपने चारों तरफ थोड़ी थोड़ी आग जला दी और पत्तों को ओढ़कर वो सभी लेट गए। आग जलने की वजह से कोई जानवर भी उनके आसपास नहीं आया और उनकी रात भी गुजर गई। फिर ऐसे ही अगली सुबह आई और उन्होंने अपना घर बनाने पर मेहनत की। वो झरनों के बीच बहती नदी के बीच में रखे एक बड़े से पत्थर पर अपना घर बना रहे थे, जिससे कि जानवर वगैरह उनका घर खराब न कर पाए। रात भर में उनके कपड़े भी सूख गए थे और वो सभी काम में लगे हुए थे। इसे यहाँ ऐसे लगाएंगे, मुझे लगता है कि हमारा घर आज बन जाएगा, क्योंकि कल ही हमने काफी काम निपटा दिया था। सुनिए सभी लोग, मुझे बताओ क्या मैं सीढ़ियाँ ऐसे बना दूं यहाँ पत्थर से आती हुई? हाँ ये सही है। भाभी, सभी दीवारें तो खड़ी हो गई, चलिए अब अपना छप्पर भी डाल देते हैं। सभी ने ऐसे ही लग मिलकर काम किया और कुछ ही देर में उनका झरनों के बीच ससुराल बनकर तैयार हो गया। उन्होंने अपनी झोपड़ी को घास और पेड़ों की लकड़ियों से भी सजाया, जो देखने में बिल्कुल किसी अलग ही दुनिया का घर लग रहा था। लेकिन चुनौती बस यही नहीं थी। रहने के बाद भी अभी गरीब बहुओं की गुजारे की समस्या खड़ी हुई थी। हमारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी यहाँ सब कुछ नहीं है। हम ओढ़ने और पहनने को पत्तों से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ मछली नहीं खा सकते। वो सब भी मैंने सोच लिया है। हम यहाँ नदी के बाहर खेती करेंगे और जो कुछ फल वगैरह जंगल में मिल जाते हैं उनसे भी गुजारा करेंगे। लेकिन जेठ जी, खेती में भी सब नहीं उग सकता। खेती के लिए सिर्फ हमारे पास पानी फ्री का है, बाकी खाद बीज कुछ नहीं है। चिंता क्यों करती हो, उसका जुगाड़ भी है। हम पहले जंगल से लकड़ी काटेंगे, उसे बेचकर जो पैसे हमारे पास आएंगे उससे हम खेती करेंगे, और जब फसल आ जाएगी तब हम झरनों के पास अपना ढाबा खोलेंगे। सर्दी में वैसे भी टूरिस्ट झरनों पहाड़ों पर आना पसंद करते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। सभी पत्नियों को अपने पतियों की बात पसंद आ गई। बस फिर क्या था, उसी दिन पांचों भाइयों ने पेड़ से लकड़ी काटी और वो उसे बेचकर खाद और बीज वगैरह ले गए। बीजों को बहुओं ने नदी के पास बोया और झरने से अपने खेत को पानी दिया। बस भगवान हमारी फसल जल्दी से आ जाए। पांचों बहुओं ने खूब अपने खेत का ख्याल रखा और जब तक फसल नहीं आई तब तक उन्होंने जंगल की सब्जियों, फलों और मछली पर गुजारा रखा। जब खेत में कुछ समय बाद फसल आई तो उन्होंने झरने के पास जुगाड़ से अपना ढाबा बनाया, जो कि उनका चल निकला, और इस तरह उनके हालात सुधर गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। झरने के पास एक नदी थी जिसमें से निधि और प्रेरणा दोनों पानी भर के लाने लगी। वो दोनों ही वापस अपने घरों की तरफ जा रही थीं कि तभी अचानक से उनके सामने एक भेड़िया आ गया। भेड़िया जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने की आवाज से सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। निधि और प्रेरणा दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। निधि अचानक से बेहोश हो जाती है। मोहल्ले के लोग भेड़िए को वहां से भगा देते हैं। हे भगवान, ये औरत तो बेहोश हो गई है। अंजना प्रेरणा के मटके से थोड़ा सा पानी लेकर निधि के चेहरे पर छिड़कती है। उठो उठो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। कहाँ गया भेड़िया? चला गया क्या? बहुत हुआ, बस अब और नहीं। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रेरणा दीदी, अपने परिवार को लेकर यहाँ से चलो। यहाँ झरने के पास रहना जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह प्रेरणा और निधि अपने अपने परिवारों के साथ झरने पर वास मोहल्ला छोड़कर चले जाते हैं। आखिर झरने के पास गांव से इतनी दूर वो मोहल्ला क्यों बसा था और वो सभी वहां क्यों रह रहे थे? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। जबलपुर गांव में एक छोटा सा मोहल्ला, जिसकी जमीन सरकारी जमीन थी, जिस पर उन्होंने अपनी झोपड़ियां बनाई हुई थी।
वहां पर 5 जुगाड़ू बहू रहती थी। वो पांचों गांव वालों की मदद किया करती थी। अरे काकी, परेशान क्यों होती हो? ये छोटे मोटे काम तो हम आराम से कर सकते हैं, चिंता मत करो। अभी तुम्हारी झोपड़ी ठीक कर देती हूँ, फिर बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। दीदी, मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी हैं और मैंने कुछ फटी पुरानी तिरपाल को जोड़ दिया है। काकी की झोपड़ी के ऊपर छत बनाने में काम आ जाएगा। इस तरह वो सभी मिलकर बूढ़ी काकी की मदद करती हैं और उसकी झोपड़ी तैयार कर देती हैं। अरे काकी जी, आप थक गई होंगी, हम लोग आपके लिए खाना बनाकर लेकर आए हैं, ये खा लो। गर्मा गर्म रोटी के साथ साग की सब्जी लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तुम पांचों ने कमाल कर दिखाया और तुम्हारी ही वजह से इस मोहल्ले में एक ताकत है, एक जान है। भगवान तुम जैसी बहू हर सौभाग्यवती औरत को दे। काकी ऐसा कहकर अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं और खाना खाती हैं। चलो अब हम भी घर चलते हैं, माँ जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। 5 बहू इकट्ठी होकर घर की तरफ आ रही थी कि तभी एक औरत पानी की परेशानी से परेशान होकर उनसे कहने लगी, बहुत दिनों से नलके पर पानी नहीं आ रहा है बेटी, हम लोगों की मदद करो, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? आरती यह सुनकर थोड़ी देर सोचती है। मोहल्ले में सभी के पास पाइप तो होंगे ही। अगर हम सभी पाइप को जोड़कर नदी से मोहल्ले की तरफ लेकर आए तो नदी का पानी मोहल्ले में आ जाएगा, फिर किसी को भी नल के पानी के भरोसे बैठने की चिंता नहीं होगी। आरती ऐसा सोचने के बाद मोहल्ले के लोगों के पाइप इकट्ठे करके नदी का पानी मोहल्ले में ले आती हैं, जिसके चलते मोहल्ले के सभी लोग को पानी मिल जाता है। सब लोग जुगाड़ू बहू से बहुत खुश थे। वो पांचों वापस घर आ जाती हैं, जहां वो पांचों चूल्हे पर खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। तुम पांचों के पति जब से शहर गए हैं तब से तुम पांचों अकेली पड़ गई हो। अकेले तुम्हें हम दोनों को भी संभालना पड़ता है। अगर तुम पांचों चाहती हो तो तुम शहर में अपने पतियों के पास चली जाओ, हम दोनों तो यहाँ गुजारा कर ही लेंगे। हाँ, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों हमारी जिम्मेदारी हो, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे अपने सुख के लिए, और ना ही इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं जाएंगे। ये मोहल्ला नहीं, ये हमारा परिवार है। उनका अपने प्रति प्यार और मोहल्ले के प्रति प्यार देखकर ममता खुश होती है। उस रात मोहल्ले में सभी आराम से सो रहे थे। तभी गांव की ऊंची जाति के लोग आधी रात में मोहल्ले के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी को चोट लगती है और सभी खतरा देखकर एक तरफ हो जाते हैं। अरे तुम जैसे कुत्तों के लिए ये जगह नहीं है, ये तो सरकारी जगह है और इस पर तुम लोगों ने कब्जा जो किया है वो जायज नहीं है। तुम्हें यह मोहल्ला खाली करके जाना होगा, नहीं तो रोजाना रात को इसी तरह पत्थरों की बरसात होगी। पांचों जुगाड़ू बहू जमींदार के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं, जमींदार जी ऐसा न कीजिए, हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और जमीन भी नहीं है जहाँ हम अपना मोहल्ला बसा सके। अरे उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ऑफिसर का फोन आया था ये जगह खाली करवाने के लिए। अब अगर तुमने ये जगह खाली नहीं की तो अपना हाल जानते हो ना। जमींदार इतना कहकर वहां से चला जाता है। मोहल्ले के लोग 5 जुगाड़ू बहू से कहते हैं, बहन, यहाँ से चलने में ही भलाई है, हम अपने परिवार को रोज इस तरह खून में लथपथ नहीं देख सकते। ये तो जमींदार लोग हैं, जगह खाली करवाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, हमारा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। मोहल्ले वालों की सलाह से जुगाड़ू बहू के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो पांचों उन सभी के साथ मोहल्ला खाली करके रातों रात अपना जरूरी सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही जमींदार लोग वहां कब्जा करके बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ भूखे प्यासे मोहल्ले वाले चलते चलते जंगलों के रास्ते गुजरने लगते हैं। और कब तक चलना पड़ेगा? हमारे तो पैर थक चुके हैं, बहुत थकावट हो रही है, कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। देखो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जंगलों का इलाका है, चलने में ही भलाई है। पांचों जुगाड़ू बहू अपने सास ससुर के साथ पूरे मोहल्ले को प्रोटेक्ट करते हुए जंगलों को तो पार कर लेते हैं, लेकिन जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में उन्हें एक झरना दिखाई देता है। झरने के आसपास की जगह बहुत खूबसूरत होती है। सभी वहां आराम करते हैं और झरने का पानी पीकर थोड़ा सा चैन लेते हैं। मिल गई हमें जगह, अब हम लोग यहाँ पर अपना मोहल्ला बसाएंगे। सही कहा, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। झरना है, पानी मिल जाएगा, जंगल है, लकड़ी मिल जाएगी और जंगलों से खाने की चीजें भी मिल जाएंगी। बाकी हम लोग में इतनी काबिलियत तो है कि हम लोग अपने आप से यहाँ सब्जियां भी उगा सकते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू की बात से मोहल्ले वाले सहमत हो जाते हैं। कोमल, नताशा, आरती, तारा और अंजना पांचों मिलकर मोहल्ले वालों के साथ
लकड़ियां इकट्ठी करती हैं और उनकी झोपड़ी तैयार करवाती हैं। देखते ही देखते वहां मोहल्ला बस जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। जंगल से उन्हें जंगली सब्जियां और फल भी मिल जाते हैं। झरने का पानी भी बहुत मीठा था। चारों तरफ हरियाली और सुकून की राहत। लेकिन झरना जितना सुंदर उतना ही खतरनाक वो जंगल भी था। कभी भी रात में या दिन में वहां जानवर आ जाते और मोहल्ले वालों के ऊपर हमला बोल देते। इसी के चलते कुछ मोहल्ले वाले वहां से उनका साथ छोड़कर चले गए। मैं जानती हूँ ये जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमें खतरों से लड़ना होगा। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपने मोहल्ले के पास जानवरों से बचने के लिए कांटेदार बाउंड्री तैयार करेंगे, जिससे जानवर मोहल्ले के अंदर घुस न पाए। अंजना के कहने पर मोहल्ले वालों ने कांटेदार झाड़ियां तोड़कर लानी शुरू कर दी और उन्होंने पूरे मोहल्ले के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों से जुगाड़ लगाकर बाउंड्री तैयार कर ली, जिसकी वजह से वहां कोई जानवर नहीं आ सके। देखो, अब झरने के पास हमारे मोहल्ले की कोई खतरा भी नहीं है। हाँ, सही कहा। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। लगता है वहां से कोई जानवर आने वाला है। सभी को बोलो अपने अपने घरों में चले जाएं। कुछ नहीं होगा, हम सभी साथ हैं। हम परेशानी का सामना करेंगे। वहां की झाड़ियों के हिलने से सभी बहुत डर चुके थे, लेकिन अचानक से झाड़ियों के पीछे से कुछ टूरिस्ट लोग निकलकर बाहर आते हैं, जो वहां पर मोहल्ला देखते ही हैरान हो जाते हैं। Oh my God, this is beautiful place. मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि झरने के पास जंगलों में यहाँ बीच में मोहल्ला भी हो सकता है। यार, मेरा कैंपिंग करने का कितना मन था। अब हम लोग यहाँ पर आजादी से कैंपिंग कर सकते हैं बिना किसी डर के। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने जंगल में यहाँ पर मोहल्ला कैसे हो सकता है? इन लोगों को डर नहीं लगता यहाँ रहने से? उन लोगों को देखते ही सभी मोहल्ले वाले हैरान हो जाते हैं और उनकी बातें सुनकर हंसने भी लगते हैं। बेकार में हम लोग डर रहे थे। हमारे घर तो मेहमान आए हैं। आओ, आप सभी का यहाँ स्वागत है। हम आपको इस मोहल्ले की पूरी कहानी सुनाएंगे। अंजना उन्हें अपने मोहल्ले में इनवाइट करती है। इसके बाद वो उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। तुषार अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वहां पर उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है। वो वहां पर बोन फायर करते हैं। झरने के पास वो स्विमिंग भी करते हैं, साथ ही जंगली सब्जियां भी खाते हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। देखना, ये वीडियो वायरल तो होने ही वाला है। मैं इसे सोशल मीडिया पर जरूर डालूंगा। इस तरह वो लोग उस मोहल्ले से निकलकर जब वापस शहर आते हैं तो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिससे वो जगह जगह बहुत फेमस हो जाते हैं। अब वहां लोग घूमने फिरने के लिए आने लगते हैं। इसी के चलते जो बेघर लोग होते हैं वो उस मोहल्ले में आना शुरू कर देते हैं और मोहल्ला भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी ऐसी किसी अनोखी जगह पर मोहल्ला बसा हुआ देखा है? तो आप हमें जरूर बताइए।